हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रबल जीएस एकेडमी में। तो आज जैसे कि हम डे 1 में पॉलिटी का सीरीज लेकर आ गए हैं, तो ये क्लास आने वाले एग्ज़ाम के लिए महा मैराथन क्लास के रूप में साबित होगा। और ये जो क्लास होगा हमारे हैंड नोट्स के द्वारा होगा। और आप जितने भी मार्केट में किताब उठा के देख लीजिए, ऐसा नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जैसे बीपीएससी हो, दरोगा हो, या फिर यूपी पीसीएस हो, या स्टेट पीसीएस हो, या इसके अलावा बिहार पुलिस हो, एसएससी हो, उन तमाम एग्ज़ामों में ये नोट्स काम आएगा। और हम अपने नोट्स को एक एक बारीकी करके आप सभी के बीच में डिटेल्स शेयर करूंगा और उसका व्याख्या करूंगा। तो आइए हम चलते हैं आज के डे 1 क्लास में और पढ़ते हैं पॉलिटी। तो मेरा नाम है रवि कुमार और मैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में AA हूँ। तो आइए चलते हैं, पहला क्लास करते हैं। सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था में हम लोग पढ़ेंगे तो संविधान और राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ संविधान की कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं और वो जो संविधान है उसके बारे में पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। संविधान नियमों और कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए आवश्यक होता है, उस संकलन को संविधान कहते हैं। या फिर समान कानून, क्या है? समान कानून का संकलन संविधान कहलाता है। या फिर आपसे कोई पूछे इंटरव्यू में या फिर वाइवा में कि संविधान क्या होता है, तो संविधान एक प्रकार का ऐसा दस्तावेज होता है, ऐसा कानूनी संलेखन होता है जहां पर उस दस्तावेज के माध्यम से देश को चलाया जाता है। राज्य व्यवस्था, संविधान को व्यवहार में लाने के लिए व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आर्टिकल 17 है और आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है आर्टिकल 17। यानी आप किसी से छुआछूत करेंगे या आप किसी से भेदभाव करेंगे तो उसके द्वारा संविधान में आपको संरक्षण नहीं दिया गया है। आपको किसी से भेदभाव या छुआछूत करना नहीं है। आपको क्या करना है? इन सभी चीज़ों से बचना है और किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत से, भेदभाव से बचाने के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 17 की चर्चा है। व्यवहार में लाना राज्य व्यवस्था, कहने का मतलब क्या है कि आप किसी बातों को व्यवहार में लाते हैं, वही बातें राज्य व्यवस्था कहलाती है। व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून है, व्यवस्था को चलाने के लिए जो नियम और कानून है, उसी को हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। और जो लिखित दस्तावेज है उसी को हम लोग संविधान कहते हैं। संसद अधिनियम, आर्टिकल 17 के लागू करने के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में आया था और नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 में आया था। आपसे जब प्रश्न पूछ दे कि आर्टिकल 17 को कब लाया गया था, तो आर्टिकल 17 को लागू करने के लिए अस्पृश्यता निवारक अधिनियम, आपसे पूछ दे कि अस्पृश्यता निवारक अधिनियम कब आया था, तो अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 में आया था और नागरिक अधिकार अधिनियम 1976 में आया था। इसके अलावा देखिए, न्यायालय निर्णय कर सकता है गैर संवैधानिक संस्था। अब देखिए, दो प्रकार की संस्थाएं होती है, एक संवैधानिक संस्था होती है और एक गैर संवैधानिक संस्था होती है। और इन दो संस्थाओं में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखिए, संस्थाएं, एक संवैधानिक संस्था है। क्या है? संवैधानिक संस्था है। और जैसे ही हम संवैधानिक संस्था कहते हैं तो वैसा संस्था जिसकी चर्चा संविधान में हो वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। वैसा संस्था जिसकी चर्चा संविधान में नहीं हो उसे असंवैधानिक संस्था कहा जाता है या फिर उसको गैर संवैधानिक संस्था कहा जाता है। जिसकी चर्चा संविधान में है तो वो संवैधानिक संस्थाएं कहलाएगी, जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है वो असंवैधानिक संस्था या फिर गैर संवैधानिक संस्थाएं कहलाएंगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारे जो संविधान में कुछ भी बातें जोड़ी गई है वो संविधान संशोधन के माध्यम से या फिर संविधान जब तैयार किया जा रहा था उसी दौरान जोड़ा गया था। तो जो संविधान में जुड़ा है वो संवैधानिक संस्था है, लेकिन जो संविधान से इतर है
इतर कहने का मतलब कि अलग है, उसे या तो गैर संवैधानिक कहेंगे या फिर उसे असंवैधानिक कहेंगे। आइए यहां देखते हैं, संवैधानिक संस्था संविधान में वर्णित होती है। क्या कह रहा है? संवैधानिक संस्था संविधान में वर्णित होती है। जैसे वित्त आयोग, वित्त आयोग की चर्चा आर्टिकल 280 में है। निर्वाचन आयोग जिसकी चर्चा 324 में है। और अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति कहने का मतलब है क्या? एससी आयोग और एसटी आयोग। देखिए एससी आयोग कब है? आर्टिकल 338 में। एसटी आयोग किस में है? आर्टिकल 338 के सब क्लॉज ए में। और जीएसटी परिषद किस में है? आर्टिकल 297 में। तो ये सभी क्या है? संवैधानिक संस्थाएं हैं। क्या है? संवैधानिक संस्थाएं, जिसको आर्टिकल में जोड़ा गया है, संविधान में जोड़ा गया है, वे संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। आपसे एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है कि वित्त आयोग की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 280। निर्वाचन आयोग की चर्चा किस में है? आर्टिकल 324। और अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 338। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आयोग की चर्चा किस में है? तो आर्टिकल 338 के सब क्लॉज ए में। और जीएसटी परिषद किस में है? तो आर्टिकल 297 में। सबसे अच्छा अभी तक का क्वेश्चन मिला है कि जीएसटी परिषद की चर्चा आर्टिकल किस में है? तो आर्टिकल 297। ये सभी प्रश्न सभी लोग जानते हैं, लेकिन इस नोट्स की खूबी देखिए कि ये जीएसटी परिषद एक्स्ट्रा एक फैक्ट मिल रहा है। और वो जो एक्स्ट्रा एक फैक्ट है जो आपके एग्जाम में आपको 1000 स्टूडेंट से आगे ले जाएगा। आइए देखते हैं असंवैधानिक संस्था। ये संस्था संविधान का उल्लंघन विरोध करती है, संविधान में चर्चा नहीं रहती है। हम तो सीधा बोलते हैं कि जो संविधान में चर्चा नहीं है वो असंवैधानिक संस्था होगी, जो संविधान का विरोध करेगी वो असंवैधानिक संस्था रहेगी। जैसे आतंकवादी संस्थाएं, जैसे नक्सलवादी संस्थाएं। तो बताइए आतंकवादी संस्थाएं क्या संवैधानिक संस्था हो सकती है? तो कभी नहीं हो सकती है। नक्सलवादी संस्था संवैधानिक संस्था हो सकती है? तो कभी नहीं हो सकती है। आप सभी जानते हैं जो हमारा पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उस साइड में बहुत सारे असंवैधानिक गतिविधि होते हैं, आतंकवादी गतिविधि होते हैं। इसके अलावा जो हमारे नक्सली क्षेत्र है, जैसे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, इन तमाम क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधि होते रहते हैं। तो क्या वो संवैधानिक संस्था कह सकते हैं? तो उसे संवैधानिक संस्था नहीं कह सकते हैं। अब देखिए गैर संवैधानिक संस्थाएं, यह संविधान संस्था में वर्णित नहीं है लेकिन संविधान का अनुपालन करता है। गैर संवैधानिक संस्था की खूबी यह है, गैर संवैधानिक संस्था की खूबी यह है कि इसकी चर्चा संविधान में नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं रहते हुए भी यह संविधान का पालन करता है। अगर कूट में दे दे, स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे दे कि गैर संवैधानिक संस्थाएं कैसी होती है, तो गैर संवैधानिक संस्था जिसकी संविधान में चर्चा नहीं होती है लेकिन ये संविधान के नियमों का पालन करती है। ध्यान दीजिएगा लोग, एक बेहतर क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि गैर संवैधानिक संस्थाएं जिसकी चर्चा संविधान में नहीं होती है लेकिन ये संविधान के नियमों का पालन करती है। नियमों का तो पालन करती है, संविधान के अनुरूप तो चलती है, लेकिन इसकी चर्चा संविधान में नहीं होती है। लेकिन यहीं पे अगर असंवैधानिक संस्था पूछ दे तो इसकी चर्चा ना संविधान में होती है और ना ये संविधान के नियमों का पालन करती है। तो गैर संवैधानिक संस्था, इसका निर्माण दो प्रकार से होती है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्माण करता है, इसको कार्यकारिणी संस्था कहा जाता है। अब एक प्रश्न सबसे अच्छा क्या आ गया कि गैर संवैधानिक संस्था जो संविधान के नियमों के अनुसार तो चलती है और संविधान में इसकी चर्चा नहीं है, लेकिन इसको क्या कह सकते हैं? तो कार्यकारिणी संस्था कह सकते हैं। कैसा संस्था? कार्यकारिणी संस्था कह सकते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्माण करता है। कौन करता है? गैर संवैधानिक संस्था का निर्माण कौन करता है? तो राष्ट्रपति निर्माण करता है। किसके सलाह पर? तो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति ऐसे संस्थाओं का निर्माण करता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? संसद द्वारा, क्या है? संसद द्वारा कानून पारित करके निर्माण होता है। तो पूछेगा कि गैर संवैधानिक संस्था का निर्माण कैसे होता है? तो एक संसद है, संसद मतलब पार्लियामेंट, और ये संसद क्या करता है? कानून पारित करता है और कानून के द्वारा गैर संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण होता है। इसको संविधान संस्था या कानूनी संस्था कह सकते हैं। संविधान संस्था नहीं, यहां पे ध्यान दीजिए, संविधिक संस्था। क्या है?
संवैधानिक संस्था। और ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि संवैधानिक संस्था और संवैधानिक संस्था में अंतर क्या है। तो संवैधानिक संस्था गैर संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था तो संविधान में चर्चा होती है। लेकिन इसका क्या संविधान में चर्चा है? तो इसकी मूल संविधान में चर्चा नहीं है। ये नियमों के द्वारा, संशोधन के द्वारा इसको संविधान से इतर एक नियम और कानून के रूप में रख दिया जाता है, जो संविधान के अनुरूप कार्य तो करता है लेकिन इसकी चर्चा मूल संविधान में नहीं होता है। तो अभी हम लोग क्या क्या प्रश्न देखे, 3 तरह के प्रश्न देखे। एक तो संवैधानिक संस्था जिसकी चर्चा संविधान में है, एक असंवैधानिक संस्था जिसकी चर्चा संविधान में नहीं है। और नहीं है इसका मतलब है कि वो संविधान के नियमों का पालन नहीं करता है, जैसे आतंकवादी संस्था, जैसे नक्सलवादी संस्था। इसके अलावा गैर संवैधानिक संस्था, गैर संवैधानिक संस्था को ही कार्यकारिणी संस्था कहते हैं। और गैर संवैधानिक संस्था से सबसे अच्छा प्रश्न ये बन सकता है कि इसकी चर्चा संविधान में नहीं होती है लेकिन फिर भी ये संविधान के नियमों का पालन करती है, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जिसकी स्थापना 1993 में हुआ था, सूचना आयोग जिसकी स्थापना 2005 में हुआ था। यह सूचना आयोग, ध्यान से देखिए, आरटीआई। अब देखिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा हम लोग सूचना प्राप्त करते हैं। किसी भी सार्वजनिक हित के मामले को या फिर किसी भी सरकारी कार्यों को आप आरटीआई के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन के द्वारा, राइट टू इंफॉर्मेशन सूचना आयोग 2005 के द्वारा आप वैसे सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। लेकिन क्या देखिए, ये मूल संविधान में था? ये मूल संविधान में नहीं था। इसे जोड़ा गया कब? 2005 में एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में जोड़ा गया। और मानव अधिकार आयोग आप जानते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन होता है। ये क्या करता है? मानव के अधिकार की रक्षा करता है। जब किसी व्यक्ति का केस जिला न्यायालय नहीं सुनता है, उच्च न्यायालय नहीं सुनता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है, वैसे मामलों का सुनवाई कौन करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आपने कभी कभी अखबारों में पढ़ा होगा कि कोई महिला है या फिर कोई पुरुष है जिसका सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं हो रहा है, तो वैसे में वो एप्लीकेशन देता है किसको? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को एप्लीकेशन देता है। और जैसे ही राष्ट्रीय मानव अधिकार के ये सूचना मिलता है, वो डायरेक्ट एक्शन में आता है और हमारे न्यायालय को ये सूचना देता है कि आप ऐसे मामलों को देखिए, नहीं तो हम ऐसे मामलों को अपने स्तर से सुनवाई करेंगे। तो इस तरह की संस्थाएं गैर संवैधानिक संस्था कहलाती है। आगे देखते हैं संविधान और उसका महत्व तथा वर्गीकरण। हमारे संविधान का महत्व क्या है? हमारे संविधान का महत्व क्या है? संविधान किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत या नीतियों का संकलन है। किसी भी देश के शासन चलाने के लिए क्या करता है? एक सिद्धांत देता है या फिर कई प्रकार की नीतियां देता है जिसके द्वारा हमारा देश आगे कार्य करता है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वैधानिक मतलब कानूनी मान्यता प्राप्त है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान क्या होती है? देश की सर्वोच्च विधि होती है। संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता है। और संविधान का संरक्षक कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट। संविधान का संरक्षण कौन? सुप्रीम कोर्ट। और संविधान से बड़ा इस देश में कुछ नहीं होता है। महत्व देखिए, संविधान देश की शासन प्रणाली को तय करता है। संविधान देश की क्या करता है? शासन प्रणाली को तय करता है। और देखिए, हमारे संविधान के कारण हमारे देश में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। और हमारे संविधान के कारण हमारे देश में राजतंत्र प्रणाली यानी मोनार्की सिस्टम को कंट्रोल किया गया। हमारे देश में कैसा शासन है? लोकतंत्र शासन है। और जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का है। और अब्राहम लिंकन जब कहते हैं कि जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन है, तो उस जनता के लिए क्या है? संविधान है। और उस जनता के लिए संविधान है, तो बताइए क्या यहां मोनार्की सिस्टम होगा? तो मोनार्की सिस्टम नहीं होगा। कई ऐसे देश है जिनका संविधान तो है लेकिन आज भी वो राजतंत्र के आधार पर चलते हैं। ध्यान देना है, बहुत सारे ऐसे देश है जिनके देश में संविधान तो है लेकिन वहां पर राजशाही शासन चलते हैं। अगर कूट में कहीं पर प्रश्न दे दे कि क्या ऐसे भी देश हैं जिनका अपना संविधान है लेकिन वहां पर राजतंत्र चलता है, तो हाँ, ऐसे भी देश हैं जिनका संविधान तो है लेकिन आज भी व्यवहार में राजा का शासन चलता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में सीधा संविधान है तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो जनता का शासन है। और यह कथन किसने कहा था? तो अमेरिका के कौन थे? अब्राहम लिंकन थे। आगे देखते हैं,
आगे क्या है हमारा, संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करती है। संविधान देश की राज्य व्यवस्था को तय करती है। प्रकृति नेचर देखिए क्या है, संघात्मक, फेडरल, एकात्मक और अर्ध संघात्मक। देखिए हमारे संविधान की खूबसूरती देखिए, एक जगह कहता है कि संघात्मक है, एक जगह कहता है कि एकात्मक है, एक जगह कहता है कि अर्ध संघात्मक है। अब देखते हैं शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण और दोनों के लक्षण। देखिए जो संघात्मक शासन होता है, जो संघात्मक शासन होता है उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण मतलब कि पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, यानी अपने सत्ता को, अपने पावर को क्या कर दिए, छोटे छोटे स्तरों पर बांट दिए। हमारे देश में देखिए वहां पर अगर पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट का अपना काम है, राष्ट्रपति का अपना काम, प्रधानमंत्री का अपना काम, एक मंत्री का अपना काम, उसके नीचे आइएगा तो राज्य में विधायक का अपना काम, मुख्यमंत्री का अपना काम, ग्रामीण स्तर पर जाइएगा तो मुखिया का अपना काम, वार्ड का अपना काम, पंच का अपना काम, सरपंच का अपना काम, जिला स्तर पर जाइएगा डीएम का अपना काम, एसपी का अपना काम। तो हर एक चीजों को अलग अलग रूल्स में डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहलाता है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण कहने का मतलब कि डिसेंट्रलाइज्ड, यानी सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में नहीं, सत्ता अनेक व्यक्ति के हाथों में। और हमारे देश में लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में क्या है, सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में रहना चाहिए, तो सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में नहीं रहना चाहिए। पावर जो है छोटे छोटे स्तर पर विभाजित होना चाहिए। यहां पे देखिए एकात्मक में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था होता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि पावर एक व्यक्ति के हाथों में चला जाता है। लेकिन यहां संघात्मक में देखिए पावर बटा हुआ है, यहां एकात्मक में देखिए पावर एक जगह बात कह रहा है, और यहां अर्ध संघात्मक में देखिए इसमें दोनों लक्षण रहता है, यानी केंद्रीकरण का भी बात करता है और विकेंद्रीकरण का भी बात कहता है। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि अर्ध संघात्मक का अर्थ क्या होता है, तो अर्ध संघात्मक का मतलब होता है जहां सत्ता यानी सर्वोच्च पावर एक व्यक्ति के भी हाथ में हो और अनेक व्यक्ति के भी हाथ में हो। यानी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पावर बहुत लोगों के बीच में है, और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि पावर एक व्यक्ति के हाथों में है। और हमारे भारत का जो खूबसूरती है संविधान का, यहाँ कैसा लक्षण देखने को मिलता है, तो अर्ध संघात्मक देखने को मिलता है। कभी कभी लगेगा कि पावर एक व्यक्ति के हाथों में, और कभी कभी ऐसा घटना देखिएगा कि पावर कई व्यक्ति के हाथों में है। अब देखिए संविधान देश की सरकार का स्वरूप तय करती है। संविधान देश की क्या करती है, सरकार का स्वरूप तैयार करती है। संसदनात्मक प्रणाली, अध्यक्षनात्मक प्रणाली, अर्ध अध्यक्षनात्मक प्रणाली, ये सब टर्म हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि बहुत सारे टीचर है जो ये पहला चैप्टर पढ़ाते नहीं है, और पहला चैप्टर आप जब तक नहीं पढ़िएगा तो दो चार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में पूछ देगा जो आपसे बनेगा नहीं। हम कई बार एग्जाम में देखे हैं कि बच्चे गैर संवैधानिक का मतलब नहीं समझते हैं, संवैधानिक का मतलब नहीं समझते हैं, अर्ध संवैधानिक का नहीं मतलब समझते हैं, यहाँ तक कि असंवैधानिक का मतलब नहीं समझते हैं, और उसी स्टेटमेंट क्वेश्चन में जाते हैं। इसीलिए हम छोटे छोटे टर्म को बता रहे हैं। अब कई व्यक्ति है कि जो विकेंद्रीकरण को नहीं समझता है, जो केंद्रीकरण को नहीं समझता है, जो दोनों लक्षणों को नहीं समझता है। तो जब ये दोनों लक्षणों को नहीं समझेगा तो वैसे स्थिति में उसका प्रश्न उलझ सकता है। इसीलिए छोटे छोटे टर्म को बता रहे हैं। अब देखिए संसदनात्मक प्रणाली, हमारे देश में संसदनात्मक प्रणाली है, पार्लियामेंट है, उसमें हम लोगों के द्वारा चुने गए लोग जाके बैठते हैं। अध्यक्षनात्मक है, एक अध्यक्ष होता है, अर्ध अध्यक्षनात्मक है। इन तमाम नेचर को देखने को मिलता है। अब देखिए संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। संविधान जो है सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है। संविधान क्या करता है, सीमा भी तय करता है कि कौन व्यक्ति कितने सीमा के अंदर रह के कार्य कर सकता है। अगला देखते हैं। अगला बात क्या है कि सरकार का अंग। अब देखिए सरकार का अंग क्या होता है, कार्यपालिका होता है, विधायिका होता है और न्यायपालिका होता है। अब आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा क्योंकि सभी टीचर यहीं से पढ़ाते हैं कि सरकार का अंग क्या क्या है, कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो विधियों का क्या करे, क्रियान्वयन करे, यानी विधियों को लागू करती है, उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। कार्यपालिका मतलब क्या, जो कार्य को करे,
कार्यपालिका मतलब जो कार्य को करे, विधियों को लागू करे, उसे क्या कहेंगे? कार्यपालिका कहेंगे। विधायिका किसे करेंगे? विधायिका उसे कहेंगे जो देश के लिए क्या करे? विधि बनाए। जो देश के लिए क्या करे? विधि बनाए, उसे विधायिका कहेंगे। लेजिस्लेचर क्या कहेंगे? लेजिस्लेचर। न्यायपालिका क्या करता है? न्याय प्रदान करता है। देश को क्या करता है? न्याय प्रदान करता है। और यहीं से सभी टीचर यहीं छोर से पकड़ते हैं कि सरकार का अंग है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। जो विधियों को लागू करे उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। जो विधि बनाती है उसे क्या कहते हैं? विधायिका कहते हैं। जो न्याय देता है उसे क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। आगे देखते हैं। आगे है हमारा संविधान का वर्गीकरण उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर। उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर संविधान निर्मित है या विकसित है? अब ध्यान से समझिए कि क्या संविधान निर्मित है कि विकसित है। अगर ध्यान से देखिएगा तो संविधान हमारा निर्मित भी है और संविधान हमारा विकसित भी है, क्योंकि अंग्रेजों के दौरान जो भी नियम कानून आए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1858 के क्राउन एक्ट तक और फिर 1858 के क्राउन एक्ट से 1935 के अधिनियम तक, उन्हीं में से कुछ बातें हमारे संविधान में लिए गए। तो संविधान विकसित भी है और संविधान निर्मित भी है। उसमें हमारे देश के कई नेताएं उसमें जोड़े हैं, जगह जगह से बात को उठाए हैं और कंपाइल करके हमारे देश को एक संविधान दिए हैं। तो अभी हमने क्या देखा कि उद्गम और उत्पत्ति के आधार पर संविधान दो तरह के होते हैं, एक निर्मित संविधान और एक विकसित संविधान। तो हमारे संविधान का लक्षण क्या है? हमारे संविधान विकसित भी है और हमारा संविधान निर्मित भी है। संविधान की शासन प्रणाली की भावना के आधार पर, संविधान में निहित मूल्यों के आधार पर लोकतंत्र और राजतंत्र की व्याख्या की जाती है। और जिस देश में चुनाव के द्वारा जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे लोकतंत्र कहते हैं, और जिस देश में राजा नियमों का पालन करवाता है उसे राजतंत्र कहते हैं। संकलन की प्रकृति के आधार पर लिखित संविधान, अलिखित संविधान, कहीं कहीं आप लोग सुनते होंगे कि हमारे देश में लिखित संविधान है और कई कई देशों में अलिखित संविधान है। इसके अलावा नेचर में देखिए और क्या क्या होता है। नेचर में होता है कि संविधान की प्रकृति के आधार पर, फिर से देख लिए, कठोर और लचीला। और आप लोग जानते हैं कि अपना देश का संविधान, भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। हमारे देश के संविधान में लगेगा कि बहुत कठोर है और कभी कभी लगेगा कि इतना लचीला है कि बहुत सारे परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में जो भी प्रक्रियाएं आते हैं, जो भी नियम आते हैं, जो भी कानून आते हैं, उसका एक बहुत बड़ा गहराई छुपा होता है, जिस गहराई को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और उस नियम कानून को लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई कानून बना और रातों रात पारित होकर हमारे देश में लागू हो गया। हमारे देश का संविधान अगर कठोर और लचीला है तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तमाम नियमों का पालन किया जाता है और देखा जाता है कि जनता के हितों का, जनता के अधिकारों का, जनता के मान्यताओं का उल्लंघन ना हो सके। ऐसा कानून ना लाया जा सके जिससे कि जनता के अधिकारों का हनन हो। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह दिया है कि अगर भारत के जनता के अधिकारों का हनन हो वैसा नियम या कानून नहीं आएगा। अगर कोई नियम और कानून मूल ढांचा को परिवर्तित करता हो वैसा नियम और कानून भारत में नहीं आएगा। और केशवानंद भारती केस 1973 में आप लोग सुने होंगे कि केशवानंद भारती केस 1973 के बाद संविधान मूल ढांचा को परिभाषित करता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप कई चीजों में परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन जो परिवर्तन होगा वो देश के हित के लिए होना चाहिए, देश के अहित के लिए नहीं। यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई मंत्री अपने लाभ के लिए नियम और कानून नहीं ला सकता है। भारत देश में ये प्रथा है। और ये बात कब व्याख्या किया गया था? केशवानंद भारती केस 1973 में कहता है कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आप किसी बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब क्या है कि हमारे देश के अधिकारों की हनन ना हो, किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो, किसी को उस नियम से कष्ट ना पहुंचे। यही है हमारे देश की संविधान का नेचर, कठोर भी है और लचीला भी है। संघ के आधार पर एकात्मक है और संघात्मक है। कभी कभी अपने देश में देखते हैं कि हमारा संविधान एकात्मक लगता है तो कभी कभी संघात्मक लगता है। यानी हमारे संविधान मूल रूप से कहा जाए तो ड्यूल नेचर है। क्या नेचर है? ड्यूल नेचर, दोहरा
एक फेस है जिस फेस को हम लोग आसानी से समझ नहीं सकते हैं। और ये अच्छा है, हमारे देश में अगर ऐसी व्यवस्थाएं की गई है तो बहुत अच्छा है। कोई चाहेगा तो लगातार परिवर्तन नहीं कर सकता है और कोई चाहेगा तो आसानी से उस चीज़ को बदल नहीं सकता है। अगर बदलना है तो समझिए कि एक प्रोसेस के तहत जाकर आप उसकी बदलाव कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है हमारा, आगे लिखित और अलिखित संविधान में कुछ अंतर है। लिखित और अलिखित संविधान में, लिखित एवं अलिखित संविधान में मात्रात्मक अंतर होते हैं। क्या होते हैं? मात्रात्मक अंतर होते हैं। लिखित संविधान लिखित अंश अधिक और लिखित अंश कम। लिखित संविधान में क्या होते हैं कि अधिक लिखी हुई बातों पर चर्चा होती है और अलिखित संविधान के अंश क्या होते हैं? कम होते हैं। लिखित संविधान में पूछेगा कि ज्यादा बातें क्या होती है? लिखी हुई होती है और अलिखित अंश बहुत कम होते हैं। और अलिखित संविधान में लिखित अंश कम होते हैं और अलिखित अंश अधिक होते हैं। बस एक ही टर्म समझना है। पूछेगा कि लिखित संविधान क्या होता है, तो लिखित संविधान में लिखित बातें अधिक होती है और अलिखित बातें कम होती है। और लिखित संविधान में लिखित अंश यानी लिखित बातें कम होती है और अलिखित अंश अधिक होती है। इसलिए अलिखित संविधान को क्या कहते हैं? अलिखित संविधान कह सकते हैं। लिखित संविधान को लिखित संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें लिखित बातें अधिक होती है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न ये है, अब देखिए मैराथन क्लास का मतलब ये नहीं है कि हम आपको लाइन बाय लाइन पेज पढ़ा दें और कुछ समझ ही नहीं है। एक एक बात आपको समझाना पड़ेगा तभी जाकर आप समझ पाइएगा। और हम कहते हैं ना कि इस नोट्स को आप लीजिए, हम जैसे टीचरों से क्या करिए, क्या करने के लिए बोल रहे हैं, हम जैसे टीचरों से अनुरोध करिए कि ऐसे पीडीएफ मार्केट में उतारें, तभी जाके ये पटना की स्थिति में सुधार आएगा। नहीं तो ये जो मोट मोट आप वन लाइनर जो किताब देखते हैं, फलाना सर ढेकाना सर, तो रामबान क्लासेज, तो नायक सीरीज, तो खलनायक सीरीज, तो ऐसा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे टर्म पढ़िएगा तभी जाके आपका एग्जाम निकलेगा। जो भी बच्चा रियल में मेहनत कर रहा है, जिसका रिजल्ट हो रहा है, वो वाकई में ऐसे क्वेश्चन पढ़ा है तभी हो रहा है। आप बीपीएससी का क्वेश्चन पिछली बार का उठा के देख लीजिए, आप इसी बार का दरोगा का जो प्रीलिम्स हुआ है उसका क्वेश्चन उठा के देखिए। बहुतों का क्या पसीना छूट गया था क्वेश्चन सॉल्व करने में, और बहुतों को 50 भी क्वेश्चन नहीं बना था। और हम जैसे टीचर को देखिए लगातार रिजल्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम लोग एक एक चीज को बारीकी से पढ़े हैं, और एक एक चीज को बारीकी से पढ़े हैं तो वहां से 2 या 3 क्वेश्चन हम लोगों को एक्स्ट्रा सही होगा, इसलिए हम लोगों का रिजल्ट होता है। और उन बच्चों का भी रिजल्ट होगा जो ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, और ऐसे जो क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जो सीधा पढ़ेंगे कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो हम भी जानते हैं, हमारे पापा भी जानते थे, हमारे दादा भी जानते थे ये बात। अगर इससे भी इतर जानना है, इससे अलग जानना है, तो ऐसे नोट्स को पढ़ना पड़ेगा। और हमारे टीम से आप क्या करिए, कांटेक्ट करिए और ये क्या करिए, इस नोट्स को मांगिए, लीजिए और पढ़िए। लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आज का लेक्चर इसके बाद मैं समाप्त करूंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे कुछ बातें हैं। लिखित संविधान में देखिए क्या क्या है। लिखित संविधान में आपका यहाँ 2 अंतर दी गई है। क्या दी गई है? अंतर दी गई है। लिखित संविधान यह निर्मित होता है और लिखित संविधान यह विकसित होता है। लिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है और अलिखित संविधान संविधान सभा के द्वारा नहीं बनाया जाता है। लिखित संविधान निर्मित होने, लागू होने की तारीख अधिनियमित होती है। जो लिखित संविधान होता है उसका तारीख निर्धारित होती है कि इस कानून के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा यह संविधान कार्य करेगा। और लिखित संविधान में कोई तारीख निहित नहीं होती है, जैसा मन तैसा वो लागू हो जाता है। राज व्यवस्था की प्रकृति के सभी विकल्प पाए जाते हैं और लिखित संविधान में राज व्यवस्था के देश को चलाने के लिए सभी नेचर, एकात्मक नेचर, संघात्मक नेचर और अर्ध संघात्मक नेचर लिखित संविधान में पाए जाते हैं। जबकि राज व्यवस्था की प्रकृति एकात्मक होती है, यानी पहले ही बता दिए हैं कि अलिखित संविधान राजा के द्वारा या एक व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है, और अलिखित संविधान एकात्मक होती है, जबकि लिखित संविधान एकात्मक, संघात्मक और अर्ध संघात्मक होती है। इसके अलावा अंतर देखिए, लिखित संविधान न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका और कार्यपालिका से तुलना रूप ज्यादा व्यापक होती है। और लिखित संविधान में क्या होता है? लिखित संविधान में न्यायपालिका का महत्व ज्यादा होता है। न्यायपालिका वहां पे अपना एकीकृत
बॉन्डिंग बना के चलती है। कार्यपालिका अपना अलग कार्य करती है, विधायिका आपका अपना अलग कार्य करती है और न्यायपालिका अपना अलग कार्य करती है। और लिखित संविधान में सर्वोच्च हो जाता है क्या? न्यायपालिका, जबकि न्यायपालिका को सीमित कर दिया जाता है। और लिखित संविधान में न्यायपालिका को क्या कर दिया जाता है? सीमित कर दिया जाता है। इसके अलावा अंतर देखिए, इसके अलावा लिखित संविधान में कुछ और अंतर है। लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। ये लीजिए, आपका बिहार पुलिस का क्वेश्चन आ गया। विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान पूछे तो किसका है? अमेरिका का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान पूछे, छोटा संविधान पूछे तो क्या होगा? देखिए, आर्टिकल के आधार पर किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का है, लेकिन लिखित संविधान है और ये आर्टिकल के आधार पर तय होता है और ये कठोर संविधान है। अमेरिका के संविधान से खूबसूरती क्या है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, यह सबसे छोटा संविधान है और इसका क्या है? कठोर संविधान है। भारत का सबसे संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत के संविधान की विशेषता क्या है? यह अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है। श्रीलंका का संविधान क्या है? सबसे अधिक लचीला है। और जापान का संविधान क्या है? एशिया के प्रथम लिखित संविधान पूछे तो जापान के संविधान है। 4 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएं। 4 क्वेश्चन देखिए। एशिया के प्रथम लिखित संविधान पूछे, एशिया के प्रथम लिखित संविधान पूछे तो कौन है? जापान का संविधान। एशिया के प्रथम लिखित संविधान जापान का संविधान। सबसे लचीला संविधान पूछे तो श्रीलंका का संविधान। सबसे लचीला संविधान पूछे तो कौन? श्रीलंका का संविधान। इसके अलावा देखिए, भारत का संविधान क्या है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अमेरिका के संविधान क्या है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान है और यह विश्व का सबसे छोटा भी संविधान अमेरिका का है, लेकिन सबसे प्रथम लिखा गया था अमेरिका का ही संविधान लिखा गया था। इसके अलावा इसका संविधान कठोर है। अब देखिए, कुछ उदाहरण है, इस उदाहरण को देख लीजिएगा। इसके साथ आज का क्लास ओवर होता है। जय हिंद, जय भारत।